फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। 3 और 5 नंबर वाले प्रश्न में बताऊँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंतिम बार। ठीक ना, अंतिम बार में आप लोगों को पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेना है। 3 और 5 नंबर वाले प्रश्न पूरा आज कंप्लीट आप लोग ज़रूर देख लें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखें और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। जो भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम आपको लिखने को कह रहा है, जो प्रमुख है, और किसी एक पर क्या कह रहा है, आपको विस्तृत वर्णन को करने को कह रहा है। तो देखिए उत्तर, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम निम्न हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसे याद कीजिए। पहला नंबर है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा नंबर में है उत्तरी मैदान, तीसरा नंबर में है प्रायद्वीप पठार, चौथा नंबर में भारतीय मरुभूमि, पांचवा नंबर में है समुद्री तट मैदान, छठा नंबर में है द्वीप समूह। नोट कीजिए। चलिए एक पे किसी आपको लिखा देता हूँ, हमने इस पे लिख के रख दिए हैं। विस्तृत जानकारी को लिखने को कह रहा था, तो देखिए 5 नंबर हमने लिख के रख दिए हैं समुद्री तट मैदान। तो देखिए आप चाहे किसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत का प्रायद्वीप पठार पूर्व और पश्चिम में पतले समुद्री तटीय मैदानों से घिरा है। आगे देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान एक पतली पट्टी है जो अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है। क्या है? एक पतली पट्टी है पश्चिमी तट में, और जो कहाँ तक फैला हुआ है? अरब सागर तक फैला हुआ है, तथा इसके पूर्व में पूर्वी घाटी अवस्थित है। इस पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोकून यानी कि मुंबई से गोवा कहते हैं। कोकून कहाँ से कहाँ तक होता है? मुंबई से गोवा के बीच में होता है। मध्यवर्ती भाग कन्नड़ कहते हैं। मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं? कन्नड़ कहते हैं। तथा दक्षिणी भाग को मालवार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, यह कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखें। जो हिमालय से निकलती है नदियाँ, उसकी 3 विशेषताओं को लिखने को कह रहा। तो उत्तर देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताएँ निम्न हैं। पहला नंबर देखिए, इनका अफवाह अधिक होता है। इनका क्या होता है? अफवाह बहुत ही अधिक होता है। नोट कीजिएगा। दूसरा नंबर में लिखिएगा, इन नदियों का पानी वर्ष भर रहता है। इन नदियों का पानी क्या होता है? वर्ष भर रहता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। इसके द्वारा क्या होता है? डेल्टा का निर्माण किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, इसमें मछली पालन भी किया जाता है। 3 ठो लिखने को कहा है आपको, आप 3 ठो भी लिख, इसमें मैं आपको 4 ठो बता दिया, आप 3 ठो भी लिखिएगा तो भी चल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक ना, 3 नंबर का है, 3 नंबर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तर भारतीय मैदान नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? उत्तर भारत की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको आपको लिखने को कह रहा है। तो उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है। ठीक ना, इसलिए अधिकांश नदियों में सालों भर पानी रहता है। ठीक ना, कुछ नदियां पठारी भागों से निकलती है जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है। कुछ नदियां कहाँ से निकलती है? पठारी भागों से निकलती है, जिस कारण से क्या हो जाता है? सूख जाती है गर्मी के दिनों में। उत्तर भारत की नदियां अधिकांश मैदानी भाग में बहती है। उत्तर भारत की नदियां कहाँ बहती है? मैदानी भाग में अधिकांश बहती है, जिसके कारण इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती है। और इससे क्या होता है? मैदानी भाग में बहने की वजह से नहरें निकाली जा सकती है। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक ना, उत्तर भारत की ये सब की है सहायक नदियां हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र।
सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक ना, यानी कि जाके मिल जाती है, ठीक ना। क्या सिंधु नदी कहाँ पे मिलती है? अरब सागर में, नोट कीजिएगा। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। दक्षिण भारत की नदियों उत्तर भारत की नदियाँ से भिन्न है। दक्षिण भारत की नदियाँ में सालों भर पानी नहीं रहता और न ही ये नदियाँ समतल भागों में बहती है, इसलिए इन नदियों में ना नावें चलाई जा सकती है, ना ही नहरें निकाली जा सकती है। आगे देखिए, जबकि उत्तर भारत की नदियाँ में पूरे साल भर पानी रहता है, ठीक ना, और ये नदियाँ समतल भागों में बहती है, इसलिए इस नदी में नावें चलाई जाती है और नहरें भी निकाली जा सकती है। नोट कीजिएगा। चौथा प्रश्न नंबर देखिए, ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस गैसों की एक सूची तैयार करें। उत्तर देखिए, ग्रीन हाउस गैसें की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी और विकिरण का पोषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वे गैसों जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषित करते हैं ग्रीन हाउस कहलाते हैं, ठीक ना। वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रियाओं की सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं इसी को। हाँ, ग्रीन हाउस गैसें निम्न हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसकी गैसें हैं। एक नंबर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहते हैं इसे। दूसरा नंबर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC। तीसरा नंबर देखिए मीथेन CH4। चौथा देखिए ओजोन यानी कि O3। भी नंबर देखिए यानी कि पाँचवा नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड CO इत्यादि। ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में अनेक सांद्रण को प्रभावित करती है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए पाँचवा नंबर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बादल कैसे बनते हैं? बादलों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्तर देखिए, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ़ के छोटे कणों की संतति यानी कि मिलकर बने होते हैं। बादल किससे बने होते हैं? छोटे बूंदों या बर्फ़ के छोटे कणों से संतति इनकी मिलकर बनी होती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। क्योंकि बादलों का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, ठीक ना, ये कुछ ही ऊंचाई पे बादल को पृथ्वी की सतह से बनते हैं, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। नोट कीजिएगा, ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए कौन कौन से रूप होते हैं। देखिए पहला नंबर है पच्छाप मेघ बादल, कपासी बादल, स्तरीय मेघ या वर्षा मेघ। चौथा नंबर में मेघ बोलिए, बादल बोलिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेघ का मतलब ये होता है बादल, ठीक ना। पच्छाप बादल, कपासी, स्तरीय और वर्षा। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है? उत्तर देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्रता जलवायु विषुवत रेखा के निकट पाई जाती है। इस तरह के जलवायु प्रदेश में तापमान सामान्य रूप के ऊंचे और वार्षिक तापांतर नगण्य होते हैं, अर्थात यहाँ पर सालों भर गर्मी पड़ती है और सालों भर वर्षा होती है। नोट कीजिएगा। आगे देखिए, किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वार्षिक ताप में अंतर बहुत कम होता है। नोट कीजिएगा, अधिकतम कितना तक जाता है? 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां नंबर देखिए, समुद्री जल की लवणता क्या है? उत्तर देखिए, वर्षा का जल हो या महासागरों का, ठीक ना, वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्राकृतिक में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं।
ठीक ना। क्या होता है, सभी में खनिज लवण घुले हुए रहते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। यहाँ पे समुद्री में जो होता है ना लवणता, उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000वां भाग यानी कि 1000 भाग परसेंट यानी कि परसेंट या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। नोट कीजिएगा, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर का, ताप प्रवणता क्या है? उत्तर देखिए, समुद्र में तापमान गिरने का सिलसिला समुद्र सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होता है। कितना मीटर? लगभग 100 से 400 मीटर नीचे होते हैं समुद्र से जितने भी सिलसिला होते हैं तापमान के गिरने का, बढ़ने का, ठीक ना। ये वह कई 100 मीटर नीचे तक जाता है, और ये क्या होता है, कई 100 मीटर तक भी जा सकता है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहा जाता है। महासागर में सतही एवं गहरी परतों वाले जल के बीच विभाजक रेखा होता है। समुद्र में वहीं से तापमान गिरना लगता है। नोट कीजिएगा, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 3 और 5 नंबर वाले बता दिए हैं। अंतिम बार में फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। और मैं बार बार बताते आता हूँ कि सारे सेट्स को करते चलिए आप। जितने भी सारे सेट्स में आए हुए क्वेश्चन, उसी से सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर सारे सेट को ज़रूर देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिए हूँ, सारे सेट के कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया हूँ बहुत ही सरल भाषा में। तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2 बजे से, ठीक ना। तो फटाफट जल्दी से तैयारी कर लीजिए, 4-5 घंटा पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे आपका एग्ज़ाम चल जाएगा। और एक बात, अगर आप किसी प्रश्न में नहीं सकेंगे तो कुछ ना कुछ मिला जुला के उसमें लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा उससे रिलेटेड, हाँ, ताकि किसी को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसमें क्या होता है, आप लोगों को नंबर मिल दिया जाता है। मान लीजिए अगर 5 नंबर का रहेगा, आप ज़्यादा नहीं जाने, आधा फिर भी लगभग 5-6 लाइन लिख दिए, उसमें आपको 2 से 3 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक ना। इसीलिए किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो चलिए, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए, सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जाए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।